Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और पॉलिटी की क्लास में इससे पहले जैसा कि आपको पता है हम राज्य की विधानसभा, राजस्थान विधानसभा चुनाव और उसके साथ साथ हमने विधान परिषद के बारे में पूरा पढ़ लिया। आज की क्लास में हम राज्य की जो विधानमंडल होता है अर्थात विधानसभा और विधान परिषद जो संयुक्त रूप से विधानमंडल कहलाता है, तो उस विधानमंडल की क्या क्या शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है जब हमने राज्य सरकार पढ़ी तो हमने देखा था कि किसी राज्य की सरकार को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। जिस प्रकार केंद्र की सरकार को 3 भागों में बांटा जाता है उसी प्रकार किसी राज्य की सरकार को भी सेम उसी तरह 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग हमने देखा राज्य की सरकार का, वह था विधानमंडल। पहला भाग क्या था? उस राज्य का विधानमंडल। दूसरा भाग कहलाता है उस राज्य का कार्यपालिका और तीसरा भाग कहलाता है राज्य की न्यायपालिका। बात करें इन तीनों के कार्यों की, तो जब सबसे पहली क्लास ली थी राजस्थान पॉलिटी की तब आपको इन तीनों के कार्य पृथक पृथक रूप से समझाए थे, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो क्लास हुई थी उसमें मैं सारी बात कर चुका हूँ कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो अगर हमने विधानमंडल का कार्य देखें तो विधानमंडल का कार्य होता है कि उस राज्य के लिए क्या करना, कानून का निर्माण करना। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र में क्या होती है, व्यवस्थापिका, जिसे हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। उसका कार्य क्या है, केंद्र के लिए कानून बनाना। उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल का कार्य क्या होता है कि राज्य के लिए क्या करना, कानून का निर्माण करना। तो सबसे पहली बात कि विधानमंडल की शक्तियों में और विधानमंडल के कार्यों की अगर बात की जाए तो विधानमंडल का पहला कार्य क्या है कि कानून का निर्माण करना। पहला कार्य क्या है अथवा पहली शक्ति क्या है कि कानून का निर्माण करना। अब कानून का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, साधारण सी बात को एक बार समझे। माना कोई विषय है और उस विषय पर कानून बना हुआ नहीं है, कोई टॉपिक है और उस टॉपिक पे राज्य में कानून बना हुआ नहीं है और राज्य को लग जाए या राज्य की सरकार को लगे कि उस विषय पर कानून बनाना चाहिए। क्या लगे राज्य को कि उस विषय पर कानून बनाना चाहिए, तब उस विषय को क्या किया जाता है, उस राज्य के विधानमंडल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, राज्य के विधानमंडल में। अब राज्य का विधानमंडल में रखा तो राज्य के विधानमंडल में माना आपने विधानसभा में रखा, उस विषय को कहाँ लेके गए, विधानसभा में, है ना। माना आपके क्षेत्र में कोई विषय है, कोई टॉपिक है और आपको लग रहा है कि आपके विधायक को लग रहा है कि इस विषय पर कानून बनना चाहिए, तो विधायक महोदय उस विषय को विधानमंडल में रखेंगे अर्थात विधानसभा में रखेंगे और विधानसभा उस पर चर्चा करके कानून का निर्माण करेगी। विधानसभा कानून का जब निर्माण करती है अर्थात उस पर कुछ ना कुछ उस विषय पर कोई ना कोई कानून बनाएगी। तो जब विधानसभा उस विषय पर कानून बनाएगी तो उस पर चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद उस प्रस्ताव को क्या कर देगी, पारित करेगी। विधानसभा क्या करती है, उस प्रस्ताव को पारित कर दी। विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके किसके पास भेजेगी, विधान परिषद के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है, विधान परिषद के पास। अब सोचिए कि माना विधान परिषद ने भी उस प्रस्ताव को क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। विधान परिषद ने भी उस प्रस्ताव को मान लिया अर्थात उस विषय पर आपने जो कानून बनाए उन विषय को कानूनों को क्या कर दिया, विधान परिषद ने भी स्वीकृति दे दी। तब तक देखो सबसे पहले वो क्या था, एक विषय था। जब उस पर कानून बन गया तब वो क्या कहलाता है, कानून निर्माण के पश्चात वह विषय क्या कहलाता है, एक विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेयक। लेकिन अभी ये वास्तविक कानून नहीं बना है, अभी तक यह वास्तविक कानून नहीं बना है। क्यों नहीं बना है कि जब राज्य का विधानमंडल उसके लिए कानून बनाता है तो उसके पश्चात उस विधेयक को अर्थात उस विषय को संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजा जाता है। किसके पास भेजा जाता है, राज्यपाल के पास। देखो कि भाई विधानमंडल ने उस पर क्या कर दिया, कानून बना दिया, विधेयक प्रस्तावित पारित कर दिया। विधेयक जो था उस विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया अर्थात उस विषय को राज्य के विधानसभा और विधान परिषद ने दोनों ने पारित कर दिया। तत्पश्चात वह विषय अर्थात तत्पश्चात वह विधेयक जो है वह राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल क्या करता है, जब तक उसको स्वीकृति देगा, राज्यपाल क्या करेगा, उसको स्वीकृति देगा। राज्यपाल क्या करेगा, उस विषय को प्रस्ताव को या तो स्वीकृति देगा या राज्यपाल उसको पुनः लौटा देगा, है ना। या तो स्वीकृति देगा या फिर क्या कर देगा, मना कर देगा। तो जब राज्यपाल उसको स्वीकृति दे देता है, देखो सबसे पहले आपने कानून बना दिया, विधेयक बना दिया और जब उस विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति देता है तब वह विधेयक एक कानून का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, कानून का। तो हमने एक ही चीज़ देखी, सबसे पहले वह क्या था, विषय था। जब राज्य के विधानमंडल ने स्वीकृति दे दी, राज्य के विधानमंडल ने पारित कर दिया, तब क्या बन गया, विधेयक। जब उसको राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी तब क्या बन गया, वह एक कानून बन गया और वह कानून राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात पूरे राज्य में लागू हो जाता है। पूरे राज्य को उस कानून का पालन करना पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल बेसिक है। तो हमने देखा कि कानून का निर्माण विधानमंडल करता है और राज्यपाल उसको क्या करता है, स्वीकृति देता है। क्या करता है, स्वीकृति देता है। क्लियर बात।
अब कानून निर्माण के संबंध में इस विधानमंडल को क्या क्या शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात कि अनुच्छेद 197 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 197 197 के अनुसार यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि विषय हमने क्या रखा, विधानसभा में रखा, विधानसभा उस पर नियम बनाएगी तो क्या कहलाएगा, एक विधेयक कहलाएगा। अब उस विधेयक को विधानसभा ने क्या कर दिया, पारित कर दिया, अर्थात उसको विधेयक को विधानसभा ने क्या कर दी, स्वीकृति दे दी, उसको अलाउ कर दिया। तब वो पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, विधानमंडल के दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद में जाता। कहाँ जाता है, विधान परिषद में। जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, वहाँ तो वह जो विधेयक है वह विधानसभा से किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद के पास गया तो माना उस विधान परिषद द्वारा उस विधेयक को क्या किया कर दिया जाए, अस्वीकृत कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, अस्वीकृत, अर्थात विधान परिषद जो है उस विधेयक को स्वीकृति नहीं दे, या फिर विधान परिषद क्या करे, उसमें कोई संशोधन कर दे, उसमें कोई करेक्शन कर दे, कोई नई चीज़ ऐड कर दे जो कि विधानसभा को स्वीकार्य नहीं हो, अर्थात उसमें विधान परिषद ऐसा कोई करेक्शन कर दे जो कि विधानसभा को एक्सेप्ट नहीं है, विधानसभा उस चीज़ को नहीं माने। ऐसे में विधान परिषद उस विधेयक को 3 माह तक रोक सकती है। देखो सबसे पहले क्या किया, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उस विधेयक को एक्सेप्ट करके हमने विधानसभा से कहाँ भेजा, विधान परिषद में भेजा, और विधान परिषद क्या करेगी, या तो उस पर स्वीकृति देगी या फिर क्या करेगी, स्वीकृति नहीं देगी। स्वीकृति देती है तब तो वह विधेयक किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल जब उसको स्वीकृति दे देगा तो वह क्या बन जाएगा, कानून। लेकिन जब स्वीकृति नहीं देती है, विधानसभा से पारित हो गया और विधान परिषद ने उस पर स्वीकृति नहीं दी, तब क्या होता है कि विधानसभा मैक्सिमम अधिक से अधिक उस विधेयक को 3 माह तक रोक सकती है। कितने समय तक, 3 माह तक। अब सुनो, अगर विधानसभा उस विधेयक को 3 माह तक रोक दिया, फिर क्या होगा, ऐसे में विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृति के लिए विधान परिषद के पास भेजती। सबसे पहले विधानसभा ने भेजा और विधान परिषद ने 3 माह तक रोक दिया, और 3 माह तक रोकने के पश्चात क्या करेगी, या तो 3 माह के अंदर अंदर उसको स्वीकृत करना है, और 3 माह के अंदर अगर स्वीकृत नहीं करती है तो वो उसको वापस क्या करना पड़ता है, उस विधेयक को विधानसभा को लौटाना पड़ता है। क्लियर। अब विधानसभा परिषद ने विधानसभा को वापस लौटा दिया 3 महीने के अंदर, तब क्या करती है, विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद के पास भेजती है। ऐसी कंडीशन में जब विधान परिषद जब इसको उस विधेयक को लौटा देती है, तब विधानसभा क्या करती है, उस विधेयक को वापस स्वीकृत करके, अर्थात वापस परमिशन देके, वापस उसको प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है। पहले तो एक बार भेज दिया था, अब दूसरी बार वापस भेजती है, और तब विधानसभा पुनः उसे 1 माह तक रोक सकती है। अब सेकंड टाइम जब आपने उसको भेजा, विधानसभा ने भेजा और विधान परिषद ने उसको अगर एक्सेप्ट कर दिया तो वह राज्यपाल के पास चला जाएगा। लेकिन अगर विधान परिषद उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उस बात को स्वीकार नहीं करती है, तब विधान परिषद मैक्सिमम सेकंड टाइम में 1 माह तक उसको रोक सकती है, 1 महीने तक उसको रोक सकती है। और अगर 1 महीने के अंदर उसे क्या करना पड़ता है, उस विधेयक को पुनः विधान परिषद को लौटाना पड़ता है। लेकिन बात ध्यान रखिए कि एवं ऐसी स्थिति में उस विधेयक को विधान परिषद द्वारा पारित नहीं किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत माना जाता है। बात को समझिए कि सबसे पहले आपने विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके विधेयक को विधान परिषद को भेजा। पहली बार में विधान परिषद उसको रोक दिया, मना कर दिया, विधान परिषद उसको मानने से मना कर दिया, और 3 महीने तक रोक सकती है। और 3 महीने के अंदर अंदर क्या कर देगी, विधान परिषद उसको वापस विधानसभा को लौटा दे। पहली बार में 3 माह तक रोक सकती है। दूसरी बार में अगर विधानसभा ने वापस उस प्रस्ताव को भेजा, सेम उसी प्रस्ताव को विधान परिषद को भेजा, और विधान परिषद ने दूसरी बार में भी 1 माह तक 1 माह के अंदर अंदर उसको वापस लौटा दिया, विधान परिषद ने उसको स्वीकृति नहीं दी और विधान परिषद ने 1 माह के अंदर उसको वापस लौटा दिया, तब उस विधेयक को विधान परिषद द्वारा, चाहे विधान परिषद उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो भी उस विधेयक को पारित समझा जाएगा। विधान परिषद द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए बिना भी उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा क्या माना जाता है, स्वीकृत माना जाता है, चाहे विधान परिषद सेकंड टाइम उसको मना करे। अर्थात कानून निर्माण के संबंध में ज़्यादा अधिकार अगर देखे जाए तो विधान परिषद की तुलना में विधानसभा को दिए गए। क्यों दिए गए, ये मैंने आपको भी स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा ने कानून बनाकर, विधेयक बनाकर विधान परिषद के पास भेजा। विधान परिषद ने पहली बार रोक दिया, विधानसभा दूसरी बार वापस भेजेगी। दूसरी बार अगर वापस रोक देती है, तब सेकंड टाइम में उस विधान परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं होती है और वह प्रस्ताव अर्थात वह विधेयक स्वीकृत माना जाता है। विधान परिषद की स्वीकृति के बिना ही वह विधेयक क्या है, स्वीकृत माना जाता है। पहली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे देखें, इस प्रकार कोई विधान परिषद किसी विधेयक को पहली बार में 3 माह रोक सकती है एवं दूसरी बार में 1 माह रोक सकती है। और अधिकतम कितना, तो अधिकतम 3 + 1 कितने माह हो गए, 4 माह तक।
पहली बार में से उसने 3 माह तक रोक सकती है, और जब दूसरी बार पुनः वही विधेयक आता है तब विधान परिषद उस विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि कानून निर्माण के संबंध में विधानमंडल को किस प्रकार स्वीकृति प्राप्त है, किस प्रकार विधानमंडल कानून का निर्माण करती है। क्लियर। दूसरा देखिए, दूसरी शक्ति है धन विधेयक के संबंध। अब सबसे पहली बात कि धन विधेयक होता है क्या। तो देखो, साधारण सी बात है, जब हमने देखा कि किसी विषय पर उस राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है तब वह विषय क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेयक। ठीक, तो आपको समझ में आ चुका होगा विधेयक क्या किसको कहते हैं, पहली चीज़ तो। अब ये जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर सामान्यतः देखा जाए तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक विधेयक होता है जिसको सामान्य विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य विधेयक। जो एक नॉर्मल होता है, किसी नॉर्मल विषय पर होता है, उसको सामान्य विधेयक कहेंगे। दूसरा विधेयक होता है, उसको कहा जाता है संविधान संशोधन विधेयक। क्या कहा जाता है, संविधान संशोधन विधेयक, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। अर्थात आपको अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो उससे संबंधित जो प्रस्ताव लाया जाएगा विधानसभा में या विधान परिषद में, अर्थात विधानमंडल में संविधान से संबंधित कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो वह कहलाता है संविधान संशोधन विधेयक। पहला मैंने बताया सामान्य विधेयक, दूसरा बताया संविधान संशोधन विधेयक। तीसरा बात करें, वित्त विधेयक होता है। तीसरा क्या होता है, वित्त विधेयक। जो पैसे से संबंधित होता है, फाइनेंस से संबंधित होता है, वह विधेयक क्या कहलाता है, वित्त विधेयक कहलाता है। और बात करें चौथे विधेयक की, और लास्ट विधेयक जो है, विधेयक के 4 प्रकार हैं, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, और चौथा मैंने आपको बताया धन विधेयक, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब धन विधेयक किसको कहते हैं, कि धन विधेयक, देखो वित्त विधेयक तो होता है पैसों से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, कर से संबंधित, और धन विधेयक वह होता है जिसमें वित्त विधेयक के साथ साथ सरकार की क्या मिला दी जाए, योजनाएं मिला दी जाए। क्या बना दी जाए, उसमें वित्त विधेयक के साथ साथ सरकार की योजनाओं को भी शामिल कर दिया जाए, तो वह विधेयक क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। क्लियर। तो अब धन विधेयक के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं उसके बारे में देखें। कि सबसे पहली बात, धन विधेयक केवल राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में ही रखा जा सकता है। देखो, धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक से संबंधित कोई विधेयक आपको राज्य के विधानमंडल में रखना है तो उससे पहले उस राज्य के राज्यपाल की परमिशन लेनी आवश्यक होती है। अर्थात धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही रखा जाता है। अब कौन से सदन में रखा जाएगा, क्योंकि विधानमंडल के हमने देखे कि 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद। तो धन विधेयक के संबंध में हमेशा निम्न सदन जो होता है, चाहे वो संसद की बात करो, चाहे आप विधानसभा किसी राज्य के विधानमंडल की बात करो, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो धन विधेयक जो होता है उसके संबंध में, अर्थात धन विधेयक जो है केवल और केवल निम्न सदन में ही रखा जा सकता है। बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि धन विधेयक को अगर संसद में रखना है अथवा विधानमंडल में रखना है तो विधानमंडल में रखने से पूर्व राज्यपाल की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसको निम्न सदन में ही रखा जा सकता है, अर्थात निम्न सदन विधानमंडल का कौन सा होता है, विधानसभा होती है। तो धन विधेयक केवल विधानसभा में ही रखा जा सकता है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा, उस विधानसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब विधानसभा द्वारा धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। देखो, मैंने आपको कहा था पहले भी कि विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके किसके पास भेजती है, विधान परिषद के पास। अगर साधारण विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है या कोई वित्त विधेयक है ना, तो उसको विधेयक को तो सबसे पहली बार 3 माह तक रोक सकती है विधान परिषद, और दूसरी बार अगर वापस आता है तो 1 माह तक रोक सकती है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है। जब धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित करके विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो विधान परिषद उसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक, 14 दिन तक। यदि विधान परिषद इसे 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को नहीं लौटाती, अर्थात देखो सबसे पहले विधानसभा ने विधान परिषद को भेजा, और अगर विधान परिषद इसको ना तो स्वीकृति दे रहा है ना ही अस्वीकृति दे रहा है, अपने पास रख देता है, नहीं लौटाता है, तो उस विधेयक को स्वतः ही क्या माना जाता है, अस्वीकृत माना जाता है। अर्थात बिना ही उसकी परमिशन के उस विधेयक को क्या मान लिया जाएगा, अस्वीकृत मान लिया जाएगा। जैसा कि आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि पहले वाले हमने देखा कि साधारण विधेयक के संबंध में हमने देखा कि साधारण विधेयक अगर विधानसभा पारित नहीं करती है पहली बार में 3 माह के अंदर, तो दूसरी बार वह उसे पुनः भेजती है विधान परिषद के पास। विधानसभा उसको क्या करेगी, वापस भेजेगी, और दूसरी बार में 1 माह का समय होता है, और 1 माह के अंदर भी अगर उसे पारित नहीं करती है तो उसको स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है, अर्थात स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में विधान परिषद की सेकंड टाइम में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। वह बात तो की हमने साधारण विधेयक के संबंध में। और उसी प्रकार धन विधेयक के संबंध में है कि जब धन विधेयक विधानसभा से विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है, और अगर 14 दिन के अंदर वह स्वीकृति नहीं देती है तो उसे
अर्थात 14 दिन के अंदर वह स्वीकृति नहीं देती है तो वह धन विधेयक स्वतः ही स्वीकृत माना जाता है। तो उस कहने का मतलब है, साधारण सी बात है, अगर आप ऐसी चीज़ को कंपेयर करें तो आप अगर देखेंगे कि विधानसभा को विधान परिषद की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। क्लियर है बात। तो हमने देखा कि धन विधेयक के संबंध में किस प्रकार की विधानमंडल को शक्तियाँ प्राप्त हैं। आगे बात करते हैं सरकार के नियंत्रण के संबंध में। हम बात कर रहे हैं विधानमंडल की शक्तियों में, और विधानमंडल की शक्तियों में अगला जो शक्ति है वह है सरकार को नियंत्रित करना, अर्थात गवर्नमेंट पे किस प्रकार कंट्रोल बनाए रखना। तो उसके संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि सरकार पर नियंत्रण विधानसभा द्वारा रखा जाता है। जब हमने केंद्र सरकार पढ़ी तब भी हमने देखा था कि जो निम्न सदन होता है उसके द्वारा हमेशा सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है। तो हमारा अगर स्टेट गवर्नमेंट में देखें तो स्टेट में निम्न सदन क्या है? विधानसभा। तो सरकार पर नियंत्रण कौन रखेगी? विधानसभा द्वारा। क्लियर। तो सरकार पर नियंत्रण विधानसभा द्वारा रखा जाता है क्योंकि सरकार सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ये बात मैंने जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ाई तब भी आपको समझाया था अच्छे से। मैंने कहा कि जो सरकार जो बनती है किसी राज्य की हो चाहे वह केंद्र की हो, वह सरकार हमेशा, अर्थात जो गवर्नमेंट बनती है वह हमेशा निम्न सदन के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अर्थात किसी एक मंत्री को हटाने का प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए सरकार जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार को नियंत्रण रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? निम्न सदन द्वारा किया जाता है। और राज्य में निम्न सदन कौन सा होता है? राज्य का विधानसभा होती है। कौन सी होती है? विधानसभा। अब सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता है, उसके क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या उपाय हैं? तो बात करें सरकार पर नियंत्रण रखने के उपायों के बारे में तो सबसे पहला उपाय है प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर। देखो, गवर्नमेंट पर अगर कंट्रोल रखना है, गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहला उपाय है आपको क्या करना है? प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने। अब प्रश्न क्या होते हैं और पूरक प्रश्न क्या होते हैं कि आपने सरकार ने किस विषय पर कितना कार्य किया है उसके बारे में जानकारियाँ लेना, वह कहलाता है प्रश्न पूछना। क्या कहलाता है? प्रश्न पूछना। और बात करें पूरक प्रश्न की कि जो प्रश्न आपने पूछा था उस प्रश्न का जो आंसर मिला उस आंसर से ही कोई नया क्वेश्चन बनाकर उनसे पूछ लेना, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? पूरक प्रश्न, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। बात करें इसके अंदर प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर तो ये प्रश्न व पूरक प्रश्न संबंधित विभाग के मंत्री से पूछे जाते हैं। देखो क्या होता है कि जो सरकार बनती है, जो गवर्नमेंट बनती है, उसमें बहुत सारा उसका मंत्रिमंडल होता है ना। हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं। जैसे कृषि विभाग है तो कृषि विभाग का अलग मंत्री होगा, शिक्षा विभाग है तो उसका अलग मंत्री होगा, जलदाय विभाग है तो उसका अलग मंत्री होगा। तो आपको अगर शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी चाहिए, शिक्षा विभाग से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप उस विभाग के मंत्री से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? उस विभाग के मंत्री से। तो यह प्रश्न और पूरक प्रश्न संबंधित विभाग के मंत्रियों से पूछे जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात देखें, यह जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा गया है। यह जो मैं बता रहा हूँ सरकार पर नियंत्रण रखने के उपाय, वह सेम और सेम डिट्टो हमने कॉपी कर रखे हैं। जब हमने गवर्नमेंट पढ़ी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हमने केंद्र सरकार पढ़ी तब भी यही उपाय थे और सेम उपाय स्टेट में भी लागू होते हैं। अब हमने उस समय देखा कि ये जो प्रश्न है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना। तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित क्या होते हैं और अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं? देखें आगे कि सबसे पहली बात करते हैं हम कि विधानसभा की जो बैठक होती है, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा या संसद की जो पहली बैठक होती है, जो बैठक होती है, उसका जो पहला घंटा होता है, यानी फर्स्ट आवर जो होता है ना, वह पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। किसके लिए? प्रश्नकाल के लिए। अर्थात उस समय क्या, उस जो पहला घंटा होता है उस दौरान क्या किए जाते हैं? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए उस समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहते हैं। क्लियर है बात। अब बात कर रहे हैं हम प्रश्नों के प्रकारों की। सबसे पहला प्रकार हमने देखा तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? यह वह प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी अन्य विभाग के मंत्री से क्वेश्चन पूछना चाहता है और अगर उसका आंसर मौखिक रूप से चाहता है तो वह प्रश्न क्या कहलाएगा? तारांकित प्रश्न कहलाएगा। और इन प्रश्नों के उत्तर पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्थात तारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनका उत्तर पहली चीज़ तो कैसे होगा? मौखिक होगा। अब उस व्यक्ति ने जो आंसर दिया, जो जवाब दिया, उस जवाब से आप वापस नया क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वह प्रश्न क्या कहलाते हैं? तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, एक बार इनके प्रकारों को समझ ले आप। दूसरा प्रकार है अतारांकित प्रश्न।
अतारांकित प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता। देखो सबसे पहले तो हमने देखा अगर मौखिक उत्तर मांग रहे हैं तो वह प्रश्न कैसा होगा, तारांकित होगा। लेकिन अगर लिखित उत्तर मांग रहे हैं, मौखिक नहीं मांग रहे, तब वह कैसा होगा, अतारांकित प्रश्न होगा। और अतारांकित जो प्रश्न होते हैं उन पर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस अर्थात पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। बात करते हैं प्रश्नों के तीसरे प्रकार की, और प्रश्नों का तीसरा प्रकार है अल्प सूचना प्रश्न। यह वह प्रश्न होते हैं जो अविलंबनीय लोक महत्व के होते हैं और इसे एक सामान्य प्रश्न से निर्धारित कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है और यह भी तारांकित प्रश्न के समान होते हैं। अर्थात देखो सबसे पहली बात कि अल्प सूचना प्रश्न कैसे होते, क्या होते हैं, तो अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी लोक महत्व के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनके संबंध में बहुत ही कम समय में हमें क्या चाहिए, सूचना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब विधानसभा हो या संसद हो, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों की एक निर्धारित अवधि होती है, एक फिक्स टाइम होता है कि इतने समय के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, उसका जवाब देना होता है। क्लियर। लेकिन अल्प सूचना प्रश्न होते हैं वह उस निर्धारित अवधि से भी बहुत कम समय के अंदर इनका जवाब दिया जा सकता है। क्लियर। इसे एक सामान्य प्रश्न से निर्धारित कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है, मैंने अभी बताया आपको, और यह भी तारांकित प्रश्न के समान होते हैं। अर्थात अल्प सूचना जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर भी किस प्रकार दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। किस प्रकार दिया जाता है, मौखिक रूप से। अब ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। कि कोई मंत्री प्रश्न पूछता है तो संबंधित विभाग का मंत्री उसका उत्तर किस प्रकार देगा, अर्थात लिखित रूप में देगा या मौखिक रूप में। यानी किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, विधानसभा के किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा तो उस विभाग का जो मंत्री से ही पूछेगा, यानी कृषि विभाग के मंत्री से पूछना है तो कृषि विभाग के मंत्री से ही पूछेगा, किसी अन्य विभाग के मंत्री से तो पूछने से रहा। तो जब उस मंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह मंत्री उसका उत्तर लिखित में देगा या मौखिक में, इसका निर्धारण कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब वो कैसे करता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बात को समझिए आप। सबसे पहले सोचिए कि माना आप एक विधानसभा सदस्य हैं और आपको शिक्षा विभाग के मंत्री से कोई सवाल पूछना है, शिक्षा से संबंधित उन्होंने कितना विकास कार्य किया, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है। तो आप क्या करेंगे, उस प्रश्न को एक कागज़ पर लिखकर आप विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। सबसे पहले किसको देंगे, विधानसभा अध्यक्ष को। अब आप वो निर्धारित आपको करना है कि आपको उस प्रश्न का उत्तर मौखिक चाहिए अथवा लिखित। क्लियर। यदि आपको उस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से ही चाहिए तो आप क्या करेंगे कि आपको उस प्रश्न के सामने एक स्टार बनाना पड़ता है, एक तारा बनाना पड़ता है, अर्थात तारा अंकित करना पड़ता है। क्लियर। तो आपने वह प्रश्न एक लिखकर किसको दे दिया, माना विधानसभा अध्यक्ष को दिया। यह होती है इसकी प्रोसेस। अब विधानसभा अध्यक्ष क्या करेगा, जब उस प्रश्न का समय निर्धारित होगा, जब उसको प्रश्न को पूछने का जब समय आएगा, ऐसा नहीं कि हर किसी टाइम पूछ सकते हैं, जब प्रश्नकाल स्टार्ट होता है तब विधानसभा अध्यक्ष क्या करेगा, उस संबंधित मंत्री से वह प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। उस व्यक्ति को क्या कर देगा, अनुमति देगा कि आप अब इस व्यक्ति संबंधित मंत्री से क्या करें, प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है बात। अब वह प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। आपने तो लिख के दे दिया कि हमें मौखिक चाहिए, लेकिन अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो उस प्रश्न का उत्तर मौखिक भी ले सकता है और विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो उस प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में भी ले सकता है। क्लियर है बात। तो हमने देखा इस प्रकार कि सरकार पर नियंत्रण करने के उपाय देखे। सरकार पर नियंत्रण करने हेतु प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हमने देखा कि यह प्रश्न जो है सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरा हमने देखा अल्प सूचना प्रश्न। अब बात करते हैं सरकार पर नियंत्रण करने का अगला उपाय, और अगला उपाय है निंदा प्रस्ताव लाना। अब निंदा प्रस्ताव सामान्य सी बात है, सरकार के कार्यों की क्या करना, निंदा करना, सरकार के कार्यों की निंदा करना, जिससे क्या हो, सरकार किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो। क्लियर। तो इस प्रकार हम सरकार पर नियंत्रण रख सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए, अर्थात सरकार के लिए निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए, तो मंत्री परिषद को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। अर्थात विधानसभा में यदि प्रस्ताव पारित हो जाए निंदा करने का, तो पूरी मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ता है। यह देखा हमने निंदा प्रस्ताव। अगला देखते हैं सरकार पर नियंत्रण करने के उपाय में कटौती प्रस्ताव। अगला उपाय क्या है, कटौती प्रस्ताव। तो देखो बजट संबंधी मांगों में कटौती के लिए लाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, कटौती प्रस्ताव कहता है। अर्थात सरकार जो है वह जो कार्य कर रही है उसके लिए क्या करेगी, बजट मांगेगी। विधानमंडल से क्या किसकी मांग करेगी, बजट की। तो उस बजट अगर लगता है मंत्रियों को अर्थात सदस्यों को लगता है कि बजट जो है जरूरत से ज़्यादा है, अधिक दिया जा रहा है बजट, तो वह क्या करेगी, एक कटौती प्रस्ताव ला सकती है। क्या कर सकती है, कटौती प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव के द्वारा बजट की जो बजट संबंधी मांगों में क्या कर सकती है, कटौती की जा सकती है। यह कहलाता है आपका कटौती प्रस्ताव। आगे बात करें, अगला जो प्रस्ताव है वह है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है कि किसी घटना या स्थिति पर, किसी घटना या स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना।
किसी घटना या स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और उस ध्यान को आकर्षित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वह प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। आगे देखें अगला कार्य, अगला उपाय काम रोको प्रस्ताव। अर्थात कोई कार्य चल रहा है और संबंधित मंत्री को या किसी अन्य सदस्य को अगर लगे कि उस कार्य में घोटाला हो रहा है, कार्य गलत तरीके से हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है? उस संबंधित कार्य के लिए, उस घटना या स्थिति पर सरकार के कार्य को रोकने के लिए एक प्रस्ताव लाया जा सकता है कि भाई ये जो कार्य चल रहा है वह गलत तरीके से हो रहा है, जो कार्य निर्धारित किया था उस तरीके से अगर नहीं होता है तब सरकार पर नियंत्रण करने के लिए एक काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है और उस प्रस्ताव के द्वारा उस कार्य को रोका जा सकता है। तो हमने देखे सरकार पर नियंत्रण के उपाय। अब बात करते हैं आगे संविधान में संशोधन की शक्ति। देखो हमारा जो संविधान बना हुआ है, जो भारत का जो मूल संविधान बना हुआ है, उस मूल संविधान में अगर कोई करेक्शन करना है तो उसको संशोधित करने के अर्थात करेक्शन करने का जो अधिकार है वह केवल और केवल भारत की संसद के पास है। बात को विशेष रूप से ध्यान से सुने कि संविधान में अगर संशोधन करना है अर्थात संविधान संशोधन विधेयक जो है वह केवल संसद में ही रखा जा सकता है। अर्थात उस संविधान को संशोधित करने के लिए अधिकार जो है किसके पास है? केवल और केवल भारत की संसद को है। लेकिन उसमें राज्यों की क्या शक्ति है, राज्य का विधानमंडल को क्या शक्ति प्रदान की गई है, उसके लिए आप आगे देखें कि एक्चुअली क्या होता है कि माना कोई संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया, संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित हो गया और माना वह विधेयक राज्य सूची का हो। किसका हो? राज्य सूची का। बात को ध्यान से सुने। एक्चुअली क्या होता है कि जो विधेयक होते हैं वो अलग अलग सूचियों के होते हैं। एक सूची होती है केंद्र सूची, एक सूची होती है राज्य सूची और एक सूची कहलाती है समवर्ती सूची। बात को सुने, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब सुनना, केंद्र सूची क्या होती है? केंद्र सूची अर्थात ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको होता है? केंद्र सरकार को अर्थात भारतीय संसद को। तो वह विषय क्या कहलाते हैं? केंद्र सूची के विषय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्र सूची। फिर बात करें राज्य सूची की, तो ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल उस राज्य की सरकार को है वह विषय क्या कहलाएंगे? राज्य सूची के विषय कहलाएंगे। क्लियर? और बात करें समवर्ती सूची की, अर्थात ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार उस राज्य की सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को होते हैं वह विषय क्या कहलाते हैं? समवर्ती सूची के विषय। अब हमने देखा कि संविधान संशोधन के विषय हम देख रहे थे कि माना कोई राज्य सूची का विषय है, माना कोई राज्य सूची का विषय है और उस विषय पर क्या करना है? संविधान में कोई संविधान में कोई राज्य सूची का विषय है और उसको अब चेंज करना है, उस पर परिवर्तन करना है, तो उसका अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। किसके पास होगा? केंद्र के पास अर्थात भारत की संसद के पास। संसद उसमें माना उस प्रस्ताव को पारित करके उस पर क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। लेकिन उस संशोधन को करने से पूर्व जो जितने भी भारत के राज्य हैं उन राज्यों के आधे से ज़्यादा राज्यों से क्या करनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। अर्थात भारत के जितने राज्य हैं उनके आधे से एक अधिक राज्यों से क्या करनी पड़ती है? स्वीकृति लेनी पड़ती है। देखिए इस बात को समझे, मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में। इसमें देखें सबसे पहले कि संविधान संशोधन की शक्ति में संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि संविधान में जो संशोधन करना है उसका अधिकार राज्य के विधानमंडल को होता ही नहीं है। ये संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास ही होता है। पहली चीज़। आगे देखें, संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन इस हेतु आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की क्या आवश्यक होती है? स्वीकृति आवश्यक। देखो संशोधन तो संसद करेगी, लेकिन आधे से ज़्यादा राज्यों की क्या होनी चाहिए? उसके लिए स्वीकृति आवश्यक होती। क्लियर? तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति क्या है। अब बात करते हैं निर्वाचन संबंधी शक्ति। हम बात करें राज्य के विधानमंडल की शक्तियों में, और राज्य के विधानमंडल की शक्तियों में अगली शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्ति, अर्थात इलेक्शन से संबंधित क्या क्या शक्ति है विधानमंडल की। तो देखो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसा कि आप जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे या जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति पढ़ा तब हमने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यह भी एक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की क्या है? एक शक्ति है, विधानमंडल की एक शक्ति है। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया तब भी आपको ये बात बताई थी। आगे देखें, इस प्रकार हमने यहाँ पर राज्य के विधानमंडल की शक्तियों के बारे में देखा कि किस प्रकार राज्य के विधानमंडल को कौन कौन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।